तो किंग वर्सेस किंग की फाइट हमें बहुत जल्द ही सोलो लेवलिंग के इस नए आर्क में दिखने वाली है, जो कि शैडो मोनार्क किंग के रूप में जिन्वू वर्सेस द एंड किंग के बीच में होगी। और इसी फाइट के बाद जिन्वू अपना एक किंग की भूमिका भी निभाएगा, जिसमें जिन्वू को एक ऐसा शैडो मिलेगा जो कि उसे बहुत ताकतवर बनाएगा। और ये फाइट जब एनीमे में हमें देखने को मिलेगी तो ये एपिसोड भी इंटरनेट को पक्का हिलाएगा। अब देखो, ये जो आर्क है मैं इसे बिल्कुल थोड़े से ही टाइम में तुम्हें बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा, जिसे सुन के तुम्हें पक्का मजा जरूर आएगा। तो अब बिना देरी करे शुरू करते हैं जेजू आइलैंड आर्क। तो कहानी की शुरुआत सीधा जेजू आइलैंड से ही होती है, जिस जगह पर चींटियों ने अपना बेस बनाए हुए रखा है और उनकी गिनती काफी ज्यादा है। और ये कोई ऐसी वैसी चींटियां नहीं है, ये बल्कि एस रैंक के डंजन से निकली हुई चींटियां हैं, जिनको मारने के लिए कई सारे रेड्स हुए हैं। और ये डंजन 4 साल पहले खुला था, जिसके बाद से यहाँ 3 रेड किए गए हैं हंटर एसोसिएशन की तरफ से, लेकिन वो रेड कभी भी सफल नहीं हो पाए, जिसकी झलक तो तुमने एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में भी देखा होगा। और सीजन 2 के एपिसोड 7 में भी हमें इसकी झलक देखने के लिए मिली है, जहाँ एक बड़ा सा एंट देखने के लिए हमें मिला है, जो कि 2 हंटर्स को वहाँ पर खाता हुआ दिखाई देगा। और ये जो इस एपिसोड का सीन तुमने यहाँ देखा है, यहीं से जेजू आइलैंड की शुरुआत होती है। और ये जो चींटी हमने यहाँ देखी है, ये कोई आम चींटी नहीं होती है, ये एक उड़ने वाली चींटी होती है। जिसके बाद यहाँ ये पता चलता है कि जेजू आइलैंड पर जो चींटियां हैं वो धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है। और ये कंफर्म इसलिए भी हो पाता है क्योंकि जापान में जाकर उन्हें एक चींटी की बॉडी मिलती है, जिसके ऊपर पंख होते हैं, जो कि उड़ भी सकती है। और ये जो चींटी होती है, ये इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि ये ए रैंक के हंटर्स को बड़े आसानी से हरा सकती है। और ये चींटियां इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि ये एक शहर को भी बड़े आसानी से तबाह कर सकती है। जिसके बाद हमें अब यहाँ पता चलता है कि 17 एस रैंक हंटर्स के साथ कोरिया और जापान मिलकर एक रेड करने वाली है इस आइलैंड पर, जिनके साथ जिन्वू भी होता है। लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि जिन्वू वहाँ उनके साथ जाने से मना करता है, क्योंकि वहाँ उसका सोचना होता है कि ये जो 17 एस रैंक के हंटर्स है वो आसानी से वहाँ पर उस आइलैंड को क्लियर करने के लिए काफी ज्यादा कैपेबल है, जिसकी वजह से ही वहाँ जिन्वू उनके साथ जाना नहीं चाहता है। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ ज्यादा ही सीरियस होता है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया ना कि कोरिया से दूर जाकर जापान में एक चींटी मिली है जिसके ऊपर विंग्स है, जिसकी वजह से ही जापान इस चीज को काफी ज्यादा सीरियसली लेती है, क्योंकि जेजू आइलैंड से जापान काफी ज्यादा दूर है। जिसके बाद जापान वाले भी काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं और उनका एक प्लान होता है कि वो कोरिया वालों के साथ मिलकर इस चौथे रेड को पूरा करेंगे। जिसमें जापान का ये जो नया प्लान होता है, उन्होंने वो पिछले रेड्स को देखकर बनाया हुआ होता है। और यहाँ वो इस प्लान को कोरिया के साथ बताते हैं। वहाँ उनका ये प्लान होता है कि उन्होंने जेजू आइलैंड पर एक पैटर्न नोटिस किया है, जब भी वहाँ पर कोई हंटर जाता है और एंड्स को वहाँ पर एक प्रेजेंस महसूस होती है, वहाँ उनका एक ऑरा महसूस होता है कि वहाँ पर कोई हंटर है, तो वो वहाँ अपने नेस्ट को छोड़कर उस हंटर को मारने के लिए वहीं चली जाती है। और जब ऐसा होता है तो उस समय पर नेस्ट में क्वीन और रॉयल गार्ड्स के अलावा कोई भी नहीं होता है। तो ये वही टाइम होगा जब हम नेस्ट में जाकर क्वीन को मार सकते हैं। और यही रोल कोरियन हंटर्स को सौंपा जाता है कि जापान के हंटर आइलैंड के चारों तरफ रहकर उन चींटियों को मारेंगे, उनका ध्यान भटकाएंगे। साथ ही साथ कोरिया की टीम धीरे धीरे अंदर जाकर उस क्वीन से लड़ेंगे। और उस समय पर क्वीन एंट अगर बाकी एंट्स को बुलाने के लिए कोई सिग्नल भेजती है तो हम उसे ब्लॉक कर देंगे। ऐसे टेक्नोलॉजीज को बनाया है जिससे वो सिग्नल को ब्लॉक करने के कैपेबल है। जिसके बाद ये प्लान सुनने के बाद कोरिया वाले भी काफी ज्यादा इस प्लान को सही समझते हैं, क्योंकि ये प्लान उनको काफी ज्यादा ठीक लगता है, जिसके लिए वो हाँ भी कर देते हैं। और ये सोचते हैं कि वो इस बार जेजू आइलैंड को क्लियर भी कर देंगे, क्योंकि जापान के टीम में 12 एस रैंक के हंटर्स होते हैं, जो कि कोरिया के एस रैंक के हंटर से काफी ज्यादा पावरफुल थे। लेकिन कोरिया को छोड़कर जापान की टीम में एक ऐसा बंदा था जो कि उनका गिल्ड लीडर है, जो कि है गोतो रियोजी, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है जिसकी गिनती नेशनल लेवल के हंटर में की जाती है, जो कि इस रेड के बाद पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि वो फिर एक नेशनल लेवल का हंटर होगा। और देखो, नेशनल लेवल हंटर्स के बारे में अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं बता दूं कि ये नेशनल लेवल के हंटर्स इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि ये एक पूरे देश को अकेले ही तबाह करने की ताकत रखते हैं। और ये एस रैंक हंटर्स से तो कहीं ज्यादा ऊपर होते हैं। वैसे हर देश के पास अपना अपना एक नेशनल लेवल हंटर जरूर है, जिनमें यूएस से थॉमस आंद्रे को दिखाया गया है, और फिर यूएस से ही क्रिस्टोफर रीड। और तुम्हें मैं बताऊं कि इंडिया से भी एक हंटर है, जो कि है सिद्धार्थ बच्चन, जिसके बारे में हमें अभी तक उसमें कुछ भी नहीं दिखाया गया है, ना कि उसका कोई चेहरा हमें उसमें दिखाया गया है। और इनकी गिनती अगर तुम जिन्वू से भी करते हो तो जिन्वू का लेवल कुछ अलग ही है, उसका समझ लो कोई लेवल ही नहीं है, वो सिर्फ पावरफुल होता ही रहता है, इसलिए उसे नेशनल लेवल में भी नहीं गिन सकते हैं हम। वैसे ऐसे हंटर्स और हैं जिसके बारे में बाद में हम कभी बात करेंगे। अब देखो, गोतो रियोजी वहाँ पर हमें पावरफुल दिखाई देता है, तो जिसकी वजह से वो आगे रहता है और जापान और कोरिया के
हंटर्स अब अपने प्लान के हिसाब से वर्क करते हैं और जापान के हंटर्स 4 टीम में बढ़ जाते हैं और जेजू आइलैंड के चारों कोनों पर उतर जाते हैं और अपने प्रेजेंस को बढ़ा लेते हैं। और जैसा उन्होंने प्लान बनाया हुआ होता है वैसा ही होता है। वहाँ पर सभी एंड्स अपने नेस्ट को छोड़कर सीधा उनकी तरफ जाने लगती हैं, जिन्हें वो हंटर्स काफी आसानी से मार रहे होते हैं। और अब टाइम आता है कोरिया के हंटर्स का नेस्ट में उतरने का, जिनके साथ एक कैमरामैन भी था, क्योंकि कोरियन गवर्नमेंट इस रेड को लाइव दिखाना चाहती थी, जिस वजह से वो एक कैमरामैन को भी उनके साथ भेजती है, जो सारी चीजों को वहाँ पर कैमरे में कैद कर रहा था। और इसकी लाइव स्ट्रीम में बस 10 मिनट का डिले है, क्योंकि कोरियन गवर्नमेंट को लगता है कि इस बार अगर ये रेड फेल हुई तो हमारी काफी ज्यादा बेइज्जती होगी, जिसकी वजह से वो 10 मिनट का डिले रखते हैं। अगर कोई गड़बड़ हुई तो वो लाइव स्ट्रीम को वहीं बंद कर देंगे और कहेंगे कि कोई इशू हो गया था। और जो बाकी हंटर्स हैं जो कि कोरिया के ए रैंक से भी नीचे हैं, उन्हें कोरिया के अलग अलग जगह पर तैनात किया गया है, जिसके साथ ए रैंक के हंटर्स वहाँ पर जेजू आइलैंड के आसपास बैटल शिप में तैनात है, क्योंकि अगर जेजू आइलैंड से कोई भी चींटी बचकर भागती है तो ये बैटल शिप में जो हंटर्स है वो मिलकर उन्हें मार देंगे। और अगर उनसे भी बचकर वो चले जाते हैं तो कोरिया में जो तैनात हुए हंटर्स है वो उन भागे हुए एंड्स को मार देंगे। अब यहाँ हम प्लान को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, जिसमें अब कोरियन हंटर्स अब अपनी टीम के साथ उस नेस्ट में उतर जाती हैं, जहाँ सबसे पहले चोई जंग उस नेस्ट में उतरता है, क्योंकि वो एक फायर मैजिक टाइप हंटर होता है जो मल्टीपल एनिमीज को एक साथ हैंडल कर सकता है, जिस वजह से वो सबसे पहले उतरकर वहाँ खड़ी चींटियों को जला देता है। और वहाँ वो कह रहा होता है कि बचपन में मैं ऐसी चींटियों को तो लाइटर से ही जला दिया करता था, तब उनमें से एक पटपट की आवाज आती थी और इनमें से तो बम के फटने की आवाज आ रही है, क्योंकि उनके बम ही वहाँ फट रहे होंगे। अब इसी के साथ चोई जंग अपने बाकी टीम मेंबर्स को सिग्नल देता है कि सब ठीक है, अब तुम यहाँ उतर जाओ, जिसके बाद वो सभी मिलकर कई सारी चींटियों को वहाँ मारते हैं, जबकि दूसरी तरफ जापान के कई हंटर काफी मिस्टीरियस तरीके से मर रहे होते हैं। इसी बीच चोई जंग हमें बताता है कि उसने नेस्ट के एंट्रेंस पर अपना जाल लगाया हुआ है, जिसे बी रैंक के नीचे के एंड्स नहीं तोड़ पाएंगे। और फिर चोई जंग अपनी पावर से एंट क्वीन का पता लगाने लग जाता है और उसे क्वीन की जगह भी मिल जाती है, जिसके बाद वो क्वीन को मारने में भी कामयाब रहते हैं, क्योंकि बिंग जो उनकी टीम का हीलर था वो उन्हें इस फाइट में लगातार हील करते जा रहा था, जिस वजह से वो सारे रॉयल गार्ड को और क्वीन को मार पाए थे। तभी चोई जंग को महसूस होता है कि उसका फायर नेट टूट गया है, क्योंकि आइलैंड पर मौजूद जो सारी चींटियां हैं वो अपने नेस्ट में जाने लगती है और पता नहीं कैसे पर उन्हें पता चल जाता है कि उनकी क्वीन मर चुकी है। तभी हमें वहाँ देखने के लिए मिलता है कि सभी एस रैंक के हंटर्स वहाँ काफी ज्यादा घबराए हुए हैं और एक ही जगह पर शांति से खड़े हो गए हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा वहाँ पर पावर महसूस होने लगती है, जो कि एंट किंग की होती है। और ये वही था जो कि मिस्टीरियस तरीके से उस आइलैंड पर मार रहा था। और हमें यहाँ बताया जाता है कि जैसे जैसे एंट किंग हंटर्स की तरफ बढ़ रहा था तो उनके दिल में मौत का डर पैदा हो रहा था। और वहाँ पर चाई अपने घुटनों पर आ जाती है, क्योंकि वहाँ वो उसकी महक या पावर को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इस चींटी की पावर को देखकर मदाम भी कहते हैं कि हमें इसे जल्दी से जल्दी मारना होगा, लेकिन तब तक वो चींटी मदान के पास पहुंच जाती है और सारे हंटर्स के पास से गुजरते हुए अपनी मरी हुई क्वीन के पास जाता है। और जब एंट किंग उन सारे हंटर्स के पास से गुजर रहा होता है तो वो बिल्कुल भी हिल नहीं पाते हैं, क्योंकि उसका प्रेजेंस ही इतना ज्यादा होता है कि वहाँ से वो हिल भी नहीं पाते। अब वो अपनी मरी हुई क्वीन के पास पहुंचकर वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद वो उन सभी को काफी बुरी तरीके से मारना शुरू करता है। यहाँ तक कि चाई सिर्फ एक ही पंच में इतना घायल हो जाती है कि वो दोबारा वहाँ पर उठ भी नहीं पाती, जो देखकर मदान गुस्सा हो जाता है और चिल्लाकर चाय की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन उसके हिलने से भी पहले उसके पीछे जाकर एंट किंग खड़ा हो जाता है और अपने पंच से मदान के शील्ड के साथ उसके हाथ को तोड़ देता है। और बयोंग जो कि एक एस रैंक का हीलर था, वो अपने कैमोफ्लेज मूव का इस्तेमाल कर रहा था छुपने के लिए, ताकि वो छुपकर अपने बाकी टीम मेंबर्स को हील कर सके और मरने से बचा पाए। लेकिन एंट किंग उसके कैमोफ्लेज मोड में भी उसे ढूंढ लेता है, जिसके बाद एंट किंग उसमें 8वां छेद भी बना देता है, जो कि उसके पेट पे बनाता है। जिसके बाद योनहो ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और अपने बीस्ट मोड में आ जाता है और एंट किंग पर छलांग लगा देता है उसे मारने के लिए। और ये जो अपना योनहो है वो व्हाइट टाइगर गिल्ड का मास्टर है, जो कि कोरिया के एस हंटर्स में से है, जो अपना फॉर्म बदल सकता है और एक बीस्ट में बदल जाता है। अब यहाँ जब वो बीस्ट में बदल कर एंट किंग पर छलांग मारता है तो एंट किंग योनहो को हवा में ही रोक देता है, जिसके बाद योनहो अपने रियल फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि उसकी पावर वहाँ ड्रेन हो जाती है। और उसके बाद वहाँ हम देखते हैं कि एंट किंग उनके किंग के बारे में उनसे पूछ रहा होता है कि तुम्हारा किंग कौन है, तुम उसका नाम बताओ, मैं उसे मारना चाहता हूँ। तो वहाँ वो जितने भी खड़े होते हैं उन्हें ये समझ नहीं आता कि आखिर ये कह क्या रहा है। और यहाँ एंट किंग के कहने का मतलब यह होता है कि उन्होंने उसकी क्वीन को मारा
रहा है, जिसके बदले में वो उनके किंग को मारेगा, यानी जो उनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो उन्हें मारना चाहता है। और तभी एंट किंग को वहाँ गोतो ryuji की प्रेजेंस महसूस होती है, तो वहाँ व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर को छोड़कर उसकी तरफ ही चला जाता है, क्योंकि उस आइलैंड पर गोतो ryuji ही इन सभी से ज्यादा ताकतवर था। जबकि दूसरी तरफ गोतो ryuji अपने टीममेट्स की डेड बॉडी को वहाँ ढूंढ रहा था, जहाँ उसे उनके चेयरमैन का भी कॉल आता है, जो कि मिशन को अबॉर्ट करने के लिए कह रहे होते हैं, क्योंकि उनके टीम के कई सारे एस रैंक के हंटर्स वहाँ मारे गए थे। और वहाँ चेयरमैन गोतो ryuji से कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि कितने % चांस है कि होजाई के टीम के वहाँ से निकलने के, जिस पर गोतो ryuji कहता है कि 0, क्योंकि उनके साथ वो जिन्वो नहीं है। तो गोतो ryuji यहाँ जिन्वो को इसलिए मेंशन करता है क्योंकि जब इस प्लान से पहले ये सब ट्रेनिंग कर रहे थे उस टाइम पर गोतो वर्सेस जिन्वो भी हुआ था, कि तुम्हें अभी हाल ही में देखने के लिए मिल जाएगा एनीमे में। और इस फाइट को बीच में ही उनके टीममेट्स ने रोक दिया था, क्योंकि कोई भी वहाँ पर ये नहीं चाहता था कि किसी को भी वहाँ पर डैमेज पहुंचे। लेकिन उस फाइट में गोतो की फटके हाथ में आ गई थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि जिन्वो के पास कितनी ज्यादा पावर्स है और वो कितना ज्यादा पावरफुल है। उसने उसकी पावर्स को वहीं पर महसूस कर लिया था, और उसे ये चीज यहाँ पर इसलिए याद आती है क्योंकि उसने वैसी ही पावर यहाँ इस आइलैंड पर महसूस की है, जो कि वो शायद से एंट किंग के पावर्स से मैच कर रहा होता है। जिस पर गोतो अपने टीममेट से कहता है कि तुम्हें डेल्टा टीम को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि तुम मेरी यहाँ पर कोई मदद नहीं कर पाओगे और मेरे लिए मुसीबत ही बनोगे, इसलिए यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद एंट किंग गोतो ryuji के सामने आ जाता है। फिर वहीं एंट किंग गोतो ryuji से पूछता है कि क्या तुम इंसानों के किंग हो, जिसके बाद गोतो भी तैस में आकर कह देता है कि आई एम द किंग। जिसके बाद एंट किंग अपनी क्वीन समझकर इस किंग को काफी बुरी तरह से मारता है, और यहाँ पर जो अपकमिंग नेशनल लेवल हंटर होने वाला था वहाँ पर ये मारा जाता है। जबकि दूसरी तरफ जिन्वो अपने शैडो सोल्जर्स के विजन से नेस्ट के अंदर मौजूद सबको देख रहा होता है। वहाँ वो देख पाता है कि वो सभी एक बड़ी मुसीबत में है। जिसके बाद वो एक्सचेंज होता है, जिसके बाद वहाँ वो एक्सचेंज कहता है। तो एक्सचेंज के बारे में तुमने अभी तक देख ही लिया होगा कि वो अपने शैडो से एक्सचेंज कहकर अपनी जगह को वहाँ पर बदल लेता है, जो कि जिन्वो की एक एबिलिटी है। अब यहाँ जिन्वो अपने शैडो सोल्जर्स के साथ जगह चेंज करता है और जिन्वो सीधा उस आइलैंड पर पहुंच जाता है, और एक चींटी उस कैमरामैन की तरफ वहाँ हमें बढ़ती हुई दिखाई देती है। तभी पलक झपकते ही इग्रेस की तलवार उस चींटी के आर पार हो जाती है, और अब फाइट शैडो सोल्जर्स वर्सेस एंट किंग की हो जाती है, क्योंकि जिन्वो अपनी पूरी शैडो आर्मी वहाँ पर बाहर निकाल लेता है। और जिन्वो की ये पावर देखकर एंट किंग भी वहाँ पर आ जाता है, और एंट किंग आते ही जिन्वो से पूछता है कि क्या तुम इंसानों के किंग हो, क्योंकि मुझे जो बाहर मिला था वो तो मुझे पागल ही बना रहा था। इस पर जिन्वो उससे कहता है कि अच्छा तुम बोल भी सकते हो। फिर वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और अपनी अपनी पावर्स को वहाँ रिलीज करने लगते हैं। जिसके बाद उन दोनों के पावर अप के बाद उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ दोनों एक दूसरे को पंच से मार रहे होते हैं, और वहाँ उस पंच का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि बाकी हंटर्स कहने लगते हैं कि ये एक एस रैंक के हंटर से भी काफी आगे है। तभी इन दोनों के पंचेस की वजह से वहाँ चारों ओर धुआं उठ जाता है और वहाँ धूल का कोहरा सा बन जाता है। और जब वहाँ वो धुआं हटता है तो हम वहाँ देखते हैं कि एंट किंग अभी भी वहीं खड़ा रहता है, लेकिन जिन्वो वहाँ धुएं से थोड़ा दूर होता है। जिस पर वो किंग कहता है कि ये भी कमजोर ही निकला। लेकिन धुआं हटते ही जिन्वो अपने पैरों पर खड़ा होता है और अपने मुंह से खून को थूककर उस एंट किंग पर अब लगातार वार करने लगता है, जिसे देखकर वहाँ पर जितने भी हंटर्स होते हैं उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और वो काफी ज्यादा चौंके हुए होते हैं ऐसी पावर को देखकर। जिसके बाद मैदान वहाँ पर पूछता है कि जिन्वो क्या सच में मैजिक टाइप का है, क्योंकि मुझे ये कॉम्बैट टाइप का लग रहा है, क्योंकि मैजिक टाइप के पंचेस इतने ज्यादा पावरफुल तो नहीं होते हैं। और इन्हीं पंचेस से जिन्वो उस एंट किंग का बाहरी सहल तोड़ देता है, जिसे देखकर वो एंट किंग भी अपने मुंह से कुछ निकालता है, जिससे जिन्वो के फेस पर एक कट पड़ जाता है। और वो कोई नॉर्मल कट नहीं था, वो इस आइलैंड के सबसे जहरीले जीव कॉर्न स्नेल का पॉइजन होता है, जिसे एंट किंग ने यहाँ आने से पहले ही कंज्यूम किया था। लेकिन फिर भी जिन्वो को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका सिस्टम इसे एलिमिनेट कर देता है। और यही इस सिस्टम का सबसे बड़ा बेनिफिट है, वो जिन्वो के शरीर में किसी भी पॉइजन को एलिमिनेट कर सकता है। और ये देखकर एंट किंग वहाँ काफी ज्यादा चौंक जाता है और वहाँ वो सोच रहा होता है कि इसे कुछ हुआ क्यों नहीं। और वहाँ वो अपने बाकी एंट्स को भी बुला लेता है, जिस पर जिन्वो भी टस्ट को वहाँ निकालता है और उससे कहता है कि
तुम्हें इन सभी चींटियों को जलाना है, लेकिन इंसानों को कोई हानि नहीं पहुंचना चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं दोबारा यहाँ तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। ये सुनते ही टस्क अपना जादू वहाँ पर बिखेरने लगता है और उन सारी चींटियों को जला देता है, जिस पर ये एंट किंग फिर से चौंक जाता है कि आखिर ये इंसान मुझसे ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। मैं इन सभी से ज्यादा सुपीरियर हूँ। मेरा जन्म ही एक अल्टीमेट सोल्जर की तरह हुआ था ताकि मैं यहाँ इन चींटियों को कहीं और ले जा पाऊँ, क्योंकि इस आइलैंड पर रिसोर्सेस की काफी ज्यादा कमी है, जिस वजह से उस क्वीन ने इस अल्टीमेट सोल्जर को चुना था अभी कुछ हफ्ते पहले ही। और इसी वजह से जापान वालों को इस एंट किंग के बारे में भी पता नहीं था, तो वो तो सिर्फ कोरिया के सभी एस रैंक हंटर्स को मारना चाहते थे। और इसी वजह से सबसे मुश्किल टास्क जापान वालों ने कोरिया वालों को दिया था। अब अपनी चींटियों को ऐसा जलता देख वो एंट किंग वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है और उसका कहना होता है कि अगर मैं यहाँ से नहीं भागा तो मैं मारा जाऊंगा। और इसी वजह से एंट किंग बियोंगो की एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले ही उसे मारा था, जिसमें वो कैमोफ्लेज टेक्निक का यूज करता है। एंट किंग के बारे में अगर तुम्हें नहीं पता है तो उसकी पावर्स कुछ ऐसी है कि वो जिसको भी मारता है उसकी पावर्स को वो ले लेता है, जैसा कि वो अब करता है। अब वो जैसे ही बियोंगो की एबिलिटी को यूज करने जाता है, जिन्वो उसे भागने ही नहीं देता, वो उसे वहीं मार देता है। और इसके बाद वो उसे अराइज करता है और एंट किंग का नाम बेरू रखता है। और बेरू को जो सबसे पहला काम दिया जाता है वो है जेजू आइलैंड से भागी हुई चींटियों को मारने का। और इसके बाद ही बेरू जिन्वो की डेड आर्मी को ज्वाइन करता है और जनरल की भूमिका निभाता है। और जिन्वो के फुल अवेकन होने के बाद ये ग्रैंड मार्शल पर चला जाता है। और यहीं से तुम समझ सकते हो कि जिन्वो किंग क्यों कहलाता है, क्योंकि वो किंग को मारने के बाद ही अभी एंट किंग के हिसाब से ह्यूमंस का किंग है। अब इनकी यही फाइट ये खत्म होती है और यहाँ पर जिन्वो अब कितना ज्यादा पावरफुल होता है। अब यही कुछ की स्टोरी थी। बाकी अगर ये तुम्हें एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे ऐसे ही सोलो लेवलिंग या और एनीमे की वीडियो अगर तुम चाहते हो कमेंट करके जरूर बता देना, क्योंकि वो वीडियो तुम्हें भी जरूर मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।